हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भगत वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि इस एग्जाम में आने वाला है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हम लोग को जो एलिमेंट का जो है क्लासिफिकेशन करने का, उसको बांटने का, ठीक है, उसको संजोने का क्यों काम पड़ा, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में तो कुल मिला 115 एलिमेंट ऑलमोस्ट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, परंतु बहुत समय पहले इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर भी बहुत सारे एलिमेंट थे। तो उस एलिमेंट को जानना, समझना, सीखना और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी था। ठीक है, किसी न किसी बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो आपका एक लाइब्रेरी रूम होगा या स्टडी रूम होगा। तो आप अपनी सब किताबों को क्या करते होंगे, बांट के रखते होंगे ना। हिंदी किताबें अलग, इंग्लिश की किताबें अलग, साइंस की किताबें अलग, एसएसटी की किताबें अलग। क्यों? ताकि जब आपको जरूरत पड़े एट अ टाइम, जब किसी भी समय अगर आपको 12 बजे रात में भी अगर किताब का जरूरत पड़े किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप अगर अरेंज करके उसको सीक्वेंस में उसको क्लासिफाई करके अगर रखे होगे, यानी कि साइंस की किताब प्रॉपर एक जगह, तो क्या होगा, आप आंख बंद करके भी जाओगे तो वहां से साइंस की किताब आराम से ले लोगे। वो साइंस का किताब निकलेगा, साइंस किताब जो साइंस का ही निकलेगा ना, चाहे फिजिक्स का निकले, केमिस्ट्री का निकले, बायो का निकले, निकलेगा तो साइंस का ही किताब। तो उसी कारण, उसी पर्पज से, ताकि ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आराम से हम लोग एलिमेंट को एलिमेंट के बारे में जान सकें, इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो इसी सिलसिले में जो पहला स्टेप, जो पहला कदम, ठीक है, क्लासिफाई करने की ओर जो बढ़ाए, वो थे साइंटिस्ट डोवेनियर। कौन थे साइंटिस्ट? डोवेनियर। इन्होंने एक लॉ दिया, एक ट्रेड दिया। ठीक है, ट्राइड मतलब होता है 3। ठीक है, इन्होंने पहला कदम बढ़ाया जो कि था डोवेनियर ट्रेड। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या था डोवेनियर ट्रेड। हाँ, तो आइए जानते हैं डोवेनियर ट्रेड क्या है। डोवेनियर ट्रेड ने क्या बताया कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, ग्रुप ऑफ 3 आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, but the mass of middle element is equal to the arithmetic mean of the atomic mass of first and third element। ठीक है, आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। डोवेनियर ट्रेड ने एक लॉ दिया, एक कहानी बताया इन्होंने इनके हिसाब से कि जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के अनुसार इंक्रीजिंग संख्या में अरेंज करेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को अगर हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है, तो एक ट्राइड का फॉर्मेशन होगा। इन्होंने एक ट्राइड का फॉर्मेशन किया। अगर हम लोग इंक्रीजिंग मासेस के सिलसिले में एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक ट्राइड फॉर्म लेगा, जो कि जिसका कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन किसी भी 3 को वो एक ट्राइड नहीं बना रहे थे, यानी कोई भी 3 लिया ट्राइड बनाया नहीं, उसी 3 को हम लोग ट्राइड बनाएंगे, उसी 3 का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे या ट्राइड बनाएंगे, जिसका कि, ठीक है, जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मास का जो मीन है वो बीच वाले का मास के बराबर हो या अप्रोक्सीमेटली हो, तो उसी को हम लोग ट्राइड बनाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए बी सी, उसका बढ़ते हुए क्रम में हम लोग ए का मान लीजिए एटॉमिक मास था 2 और सी का एटॉमिक मास था 5। ठीक है, तो हम लोग इसी का ट्राइड बना रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अब बी का एटॉमिक मास था मान लीजिए 3। ठीक है, तो जब 5 प्लस 2/2 करेंगे तो 7/2 आएगा, मतलब 3.5, यानी कि इसका है 3। तब इसका यानी बी का एटॉमिक मास था 3, टू का एटॉमिक मास था 2 और सी का एटॉमिक मास था 5। तो इसका अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो इसको सम करेंगे, ये ए मास प्लस ए का मास प्लस सी का मास बाय 2, इस फॉर्मेटिव से, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहां पे कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 3.5 और ये है 3, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ,
ये लॉ को ये फॉलो कर गया, इसलिए इसको एक ग्रुप में डाल दिए। तो डुवेनेट ने बताया कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए क्रम से अगर अरेंज करेंगे तो एक ट्राइड का फॉर्मेशन होगा। और ट्राइड का फॉर्मेशन हम किस सिलसिले से करेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि एलिमेंट ए का मास और एलिमेंट सी का मास का जब हम मीन निकालेंगे, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी बाय 2 इक्वल टू मास ऑफ बी ही आना चाहिए, तभी उसका ट्राइड का फॉर्मेशन होगा। और तब जो ट्राइड का फॉर्मेशन होगा उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो समझ गए। तो ट्रिबोनेट ट्राइड का ओवरऑल क्या बताया इन्होंने एलिमेंट का ग्रुपिंग किया, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया, किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग मास के बेसिस पे, और जो ट्राइड बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ठीक है, तो डोमिनियन ट्रेड यही था। तो इनका लिमिटेशंस क्या था, तो आइए जानते हैं कि ये ट्रेड दिया, पर ये जो डोमिनियन ट्रेड जो दिया इन्होंने, आखिर ये क्यों नहीं ज्यादा देर तक चला। और पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इतना बड़ा इन्वेंशन किया, इतना बड़ा खोज किया, फिर भी इनके द्वारा जो खोज है ये पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाया, इनका लिमिटेशंस क्या था। तो आइए जानते हैं इनके लिमिटेशंस के बारे में। हाँ, तो डोमिनियन ट्रेड क्या था, हम लोग समझ गए कि उन्होंने थ्योरी दिया, एक कॉन्सेप्ट जैसे था। तो उन्होंने बताया कि जब भी हम किसी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे तो एक ट्राइड का फॉर्मेशन होगा, जो ट्राइड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किसी को उठाएंगे और ट्राइड बना देंगे, नहीं। कब बनाएंगे, उन्होंने एक लिमिटेशंस लगा दिया कि अगर 3 एलिमेंट है ए बी सी को हम ट्राइड बना रहे हैं तो ए और सी का जो एटॉमिक मास का जो मीन निकलेगा, ठीक है, वो बी के बराबर या अप्रोक्सीमेटली आना ही आना चाहिए, तभी हम लोग ट्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के तहत, इस थ्योरी के साथ इन्होंने 3 ट्राइड का फॉर्मेशन किया, कुछ एलिमेंट को इन्होंने ट्राइड बनाया। तो वो कौन कौन है, तो पहला ट्राइड था इनके द्वारा बनाया गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास था 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो आइए देखते हैं कि ट्राइड फॉर्मेशन सच में सही है या गलत है। ठीक है, तो इन्होंने बनाया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मास ऑफ ए प्लस बी, तो 7 प्लस 39/2 कितना हो जाएगा 46, तो 46/2 इक्वल टू 23। तो ये एक ट्राइड का फॉर्मेशन था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसका कितना है, बीच वाला मास 23 है, ये बिल्कुल 23 आया। उसी तरह 40, 88 और 137 कैल्शियम, स्ट्रोडियम और बेरियम। ठीक है, तो इनका हम लोग अब चेक करते हैं, देखते हैं। तो 40 प्लस 137/2 कितना हो जाएगा 177/2, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 88.5, यानी कि ये भी इसके बराबर है। फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 80 के लगभग आ जाएगा। तो इसका लिमिटेशंस क्या था, ठीक है, इन्होंने ट्राइड फॉर्मेशन किया, सही से वर्क भी कर रहा था, सही बात है। लिथियम और सोडियम पोटेशियम का केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम है, सबका क्या होता है, वैलेंसी -1 ही होता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ हद तक, बहुत हद तक क्या है, सेम है। ठीक है, फिर भी क्यों ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, इनका कुछ लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशंस क्या था कि उस टाइम जितने भी वेल नोन एलिमेंट थे, मतलब जितने भी एलिमेंट का खोज हो चुका था, इनका जो ट्रेड है सभी को मतलब सभी को बता पाने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद ठीक है कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इस अकॉर्डिंग जो बच्चे कुछ जो भी एलिमेंट थे वो इस बेसिस पे क्या बैठ नहीं पा रहे थे, या फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होते वो भी इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से फिट नहीं हो पाते। यही इनका सबसे बड़ा लिमिटेशंस था। फिर भी इन मतलब एक फर्स्ट टाइम किसी ने पहल करके ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा थ्योरी दिया, तो उस समय बहुत ही ये मतलब प्रेरणादायक और सराहनीय था। फिर भी ये उतना मतलब पावरफुल या उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं रहा जो कि इन फ्यूचर ये सफल हो सके। तो आइए हम लोग इसका लिमिटेशन फटाक से लिखते हैं। हाँ, तो इनका लिमिटेशंस क्या था, ऑल द नॉन एलिमेंट कैन नॉट बी पुट इन अ ट्राइड। जैसे कि मैंने बताया अभी
कि उसमें जितने भी नॉन एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, वो उनके कॉन्सेप्ट पे, उनके थ्योरी पे क्या हुआ, थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्राइड नहीं बन पा रहे थे, ट्राइड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, एक ग्रुप के फॉर्म में वो क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इवन इन द सेम ग्रुप द लॉ फेल, यानी कि एक ग्रुप में होने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका ही लॉ फेल कर रहा था। आइए जानते कैसे। हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसी हेलोजन ग्रुप का एक और हिस्सा है, वो है फ्लोरीन है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन का 7 होता है, हाँ, इवन इन द सेम ग्रुप, हेलोजन ग्रुप होने के बावजूद फ्लोरीन जो है इस लॉ पे बैठ नहीं पा रहा था। कैसे, क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और फ्लोरीन का होता है 19। ठीक है, तो ये लो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे तो बैठ रहा था, फॉलो कर रहा था, ट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा था, बट ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में ये फॉलो नहीं कर रहा था। क्यों, ये इनका एटॉमिक, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 19, क्लोरीन का है 35.5 और ब्रोमीन का है 80। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मेन फॉर्मेशन निकालते हैं, तो 19 प्लस 80 हो जाता बाय 2 हो जाएगा 99/2, यानी कि 45 दूनी 90, यानी 48 49, हाँ, तो 48 49.5। ठीक है, और यहां पे आपका 35.5। ठीक है, तो 35.5 कितना का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पे भी इनका लॉ फेल कर गया। ठीक है, तो इनके बाद एक नए साइंटिस्ट, उनके 10 20 50 सालों के बाद एक नए साइंटिस्ट जिनका कि नाम था न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड, उन्होंने फिर इसी चीज को आगे बढ़ा चढ़ा करके, अपना साइंटिफिक थ्योरी लगा करके, अपना मेहनत करके एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया थ्योरी दिया जिसको कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो 1864 में साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, इन्होंने एक लॉ दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब, ऑक्टेव अगर बहुत लोग अगर म्यूजिक सुनते होंगे और म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार होंगे तो वो समझते होंगे ऑक्टेव का मतलब क्या होता है। तो ऑक्टेव का मतलब भी हो जाता है म्यूजिक से, उसका संपर्क से कहां से जुड़ता है, म्यूजिक से जुड़ता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे म्यूजिक लवर थे, इनको म्यूजिक बहुत पसंद था, संगीत बहुत पसंद था, और इन्होंने क्या किया, संगीत को केमिस्ट्री से जोड़ करके एक नया आविष्कार कर दिया, एक नया खोज कर दिया। क्या खोज किया इन्होंने बताया जिस तरह ऑक्टेव में, ठीक है, जिस तरह एक हमारे म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक हो या इंडियन म्यूजिक हो, जिस तरह धुन जो होता है, ट्यून जो होता है, वो 7 ट्यून होने के बाद 8वां बार रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग एटॉमिक वेट को, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 तक जाएंगे तो फिर 8वां नंबर जो होगा वो पहले से मैच कर जाएगा। कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने म्यूजिक को क्या किया, केमिस्ट्री से जोड़ दिया, मतलब बहुत ही मनोरंजनदायक बना दिया केमिस्ट्री को, बोरिंग बिल्कुल नहीं रहने दिया। और ये बहुत ही बड़ा खोज था उस समय के हिसाब से, बहुत ही सनसनी खोज खुलासा था। इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा, क्या कहा कि जिस तरह म्यूजिक में, जिस तरह संगीत में 7 धुन होने के बाद जो 8वां धुन होता है, जो 8वां ट्यून होता है, वो पहले से फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले से क्या करेगा, सिमिलर होगा, पहले वाले से मैच करेगा। जिस तरह म्यूजिक में जो ध्युन होता है, सा रे गा मा पा धा नी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर वापस सा से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि इफ वी अरेंज, ठीक है, इन्होंने कहा इफ वी अरेंज द एलिमेंट
in the order of increasing atomic mass या weight, then after 7 element from starting anywhere 8 element will repeat the 1 element. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अगर अरेंज करते हैं, ठीक है, तो कहीं से भी अगर हम लोग उसको इंक्रीजिंग एक नंबर, जरूर नहीं कि हम लोग हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करें, कहीं से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले को क्या करेगा, साइन करेगा, मतलब पहले वाले से क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इन्होंने एक टेबल बनाया, आइए हम लोग वो देखते हैं वो टेबल कैसा दिखता है। 7 का ग्रुप बनाया, क्या किया कि 7 कहीं से भी चलेंगे, अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट करने पे 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और मतलब क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ये बहुत ही क्रांतिकारी इन्वेंशन था उस टाइम में। तो क्या किया इन्होंने, हीलियम के बाद क्या होता है, सॉरी हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम। लेकिन हीलियम उस समय ऑन दैट टाइम द नोबेल गैस वॉज नॉट डिस्कवर्ड, नोबेल गैस का डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था, इसलिए हाइड्रोजन के बाद सीधा क्या है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन का नहीं, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम का है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और क्या है, क्लोरीन है और कैल्शियम है। ठीक है, तो ये था। तो आप देख लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट करके देखिए, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 7 हुआ, 8वां नंबर फिर फ्लोरीन आ गया। तो लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1। ठीक है, आप लिथियम से स्टार्ट करके देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। लिथियम और सोडियम दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो ये दोनों भी क्या है, कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल फिट बैठ गया। कार्बन से स्टार्ट करके देख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो ये भी क्या कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है, हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़े हैं, बिल्कुल करता है। और सिलिकॉन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी इन्वेंशन था। लेकिन किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तभी 7-7 का ग्रुप मिलेगा और 8वां नंबर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले से बिल्कुल क्या होगा, मिलता जुलता होगा। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने 7 का क्या किया, ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं अब कि न्यूलैंड का जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो इन्होंने दिया, इनका क्या मेरिट था और क्या डिमेरिट था, कहां तक ये सफल हो पाए। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं न्यूलैंड का जो है क्या क्या मेरिट था। क्या था, फर्स्ट टाइम एलिमेंट वेर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट रिलेशन वेट इक्वल टू प्रॉपर्टीज, मतलब पहली बार ऐसा हुआ तो किसी ने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से एक रिलेशन बना दिया कि अगर इफ द वेट will increases then the properties of every element will be same to the properties of one element। मतलब अगर हम लोग इंक्रीजिंग वेट के संदर्भ में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलता जुलता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लाइटर एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ग्रुप टुगेदर, जो भी लाइटर एलिमेंट था वो क्या होगा, एक साथ ग्रुपिंग हो सका इनके इस कॉन्सेप्ट से।
और दूसरा और लास्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी। उस समय तक किसी के पास ये आइडिया नहीं था, बट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया को जन्म दिया, एक नए सोच को जन्म दिया, जो कि भविष्य में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला था। क्या था? पीरियोडिसिटी। ये वर्ड जितना छोटा है उतना ही विशाल इसका संपूर्ण इसका स्वरूप है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किसी इंटरवल के बाद वही चीज का रिपीटेशन, चाहे वो प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन, चाहे वो अगर मतलब कोई चीज अगर बढ़ रहा है तो एक पैटर्न बनता है ना, एक कुछ पैटर्न के बाद कुछ सेकंड के बाद फिर से वही रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहां पे 1 2 3 4 5 जिस तरह कि आप कोई गेम या पैटर्न देखते हैं, इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या होता है 6 7 8 9 10, फिर क्या हो गया वो 1 2 3 4 5। तो इस तरह क्या एक पैटर्न बन रहा है कि 10 तक जाएगा, फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इसी पैटर्न या किसी चीज जो एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स प्रोपोर्शन के बाद वो रिपीट करे, या फिर वो मतलब अगर प्लस कर रहा है तो फिक्स टाइम पे अगर 2 प्लस कर रहा है तो फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, फिर वो 2 प्लस करना मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, या वो माइनस करना डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मतलब फिक्स टाइम के बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। वो बिल्कुल जो नॉर्मली बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं, फिक्स टाइम के बाद फिर से कुछ ना कुछ रिपीटेशंस होगा उसमें, या फिर जैसे वो कुछ 10 एलिमेंट तक अगर वो इंक्रीज करते गया है तो फिर वो 11वां एलिमेंट से क्या होगा, फिर उसी प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज करेगा, फिर या फिर 11वां एलिमेंट से क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एक सबसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम होता है, वो अगर है फ्री मोशन में, जैसे वो स्टार्ट होगा तो इस तरह आगे जाएगा एक बार, फिर इस तरह पीछे आएगा। तो ये क्या होगा, पीरियडिक मोशन किया ना, यहां पे था, रेस्ट पे था, रेस्ट एक बार आगे गया, फिर एक बार पीछे आया, तो क्या हुआ, फिर पीछे से पीछे, फिर बीच से एक बार आगे जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर तो यहाँ एक फिक्स टाइम पे क्या हो रहा है, एक राउंड कंप्लीट ऊपर जाके फिर एक बार पीछे जाकर के फिर बीच में आ जाए, एक राउंड हुआ कंप्लीट, फिर क्या किया ऊपर गया, फिर क्या हो गया, एक पीरियड पे एक टाइम के बाद क्या वो इस तरह फ्लो फोर्थ एंड बैक मोशन करके वो क्या हो रहा है, रेस्ट मोशन पे आ रहा है। इसी क्या बोलते हैं, एक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो एक पीरियड का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो अब हम लोग जानते हैं इनके डिमेरिट के बारे में कि क्यों इनका ये लॉ फेल कर गया, ठीक है। इतना सनसनी खोज करने के बावजूद क्यों इनका लॉ फेल कर गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड जब अपना लॉ दिया तो उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हम लोगों ने देखा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ना होकर के लिथियम था, ठीक है, आर्गोन ना होकर के कुछ और था। तो क्यों, तो इन्होंने क्या किया, उस नोबेल गैस के लिए कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा कि जो अभी हाइड्रोजन का जो मास है उसके बाद कोई एलिमेंट का मास होगा तभी लिथियम होगा, तो ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। और इन्होंने नोबेल गैस के लिए कोई भी जगह नहीं दी कि ताकि जब उनका डिस्कवरी हो तो वो उस जगह पे फिट बैठ सके। तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशंस था, जो डिमेरिट था इनका, यही था कि इन्होंने नोबेल गैस के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा। दूसरा, नो फॉलोड बाय हैवी वेट एलिमेंट। इनका जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ लाइटियल एलिमेंट पे ही बेस्ड था, मतलब लाइटियल एलिमेंट ही उसको सिर्फ फॉलो कर रहे थे। कैल्शियम के बाद का जो हैवी एलिमेंट था उस टाइम जो नॉन हो चुका था ऑलरेडी, वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इस ग्रुप पे फिट नहीं बैठ रहे थे, ठीक है। और लास्ट, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और उसमें बहुत सारे ऐसा एलिमेंट मतलब डिस्कवर्ड हो रहे थे जिसके लिए इन्होंने कोई स्पेस तक नहीं छोड़ा, जो कि बाद में आकर के उस क्या बोलता है उस टेबल में फिट बैठ सके। तो ये भी इनका एक तरह से क्या था, डिमेरिट था। लेकिन एट दैट सेम टाइम एक और साइंटिस्ट थे, मित्री, ठीक है, मेंडलीव। मित्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जो उस समय वो अपने प्रयास में लगे हुए थे, अपने खोज करने के विषय में लगे हुए थे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या रहा मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, क्या था, उन्होंने कैसा पीरियोडिक टेबल दिया और कहां तक वो सफल हो पाए। तो क्या बताया डिमेरिट, मेंडलीव ने क्या बताया अपने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका थ्योरी क्या था। ये भी इनका भी कहना था कि एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल वी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। इनका भी सेम कहना था
कि अगर हम लोग एलिमेंट को इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद, है ना, हम लोग ऐसा देखेंगे फिक्स इंटरवल के बाद क्या, कि एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा वो ऑब्जर्व होगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि 7 एलिमेंट के बाद 8वां ही मतलब मिलेगा जो पहले वाले से मैचअप करेगा। इन्होंने कोई लिमिटेशंस नहीं लगा कि 7वां या दूसरा या तीसरा, कोई नहीं। तो बस इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद, एक फिक्स इंटर के बाद क्या होगा, हम लोग को सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। और इनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो मतलब था कि इन्होंने दिखा दिया कि हाँ मैं मेंडलीव हूं। इन्होंने मतलब अपने कॉन्सेप्ट से जितने भी उस टाइम के वेल नोन एलिमेंट थे, उस समय कुल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। इन्होंने अपने उस कॉन्सेप्ट में 63 को फिट बैठा लिया। उनके उस कॉन्सेप्ट में 63 के 63 एलिमेंट क्या हो गए, क्लासिफाई हो गए। He gives a periodic property and it is directly proportional to atomic mass. इन्होंने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दे दिया कि फिक्स टाइम बाद क्या पीरियोडिक मोशन करेगा, मतलब पीरियोडिक मोशन करेगा, मतलब जो मोशन कर रहा है फिर वो क्या होगा, फिक्स टाइम बाद फिर वही मोशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो हमारा जो एलिमेंट है कोई फिक्स टाइम बाद अगर वो क्या हो रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, या क्या करेगा, फिक्स टाइम के बाद रेगुलर इंक्रीजिंग शो करेगा, या फिक्स टाइम के बाद रेगुलर डिक्रीजिंग शो करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, वो इंक्रीजिंग का ऑर्डर ऑफ मास पे डिपेंड करता है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर हम लोग लगाएंगे, अरेंज करेंगे, तो ही वो उस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा कि या रेगुलर इंक्रीजिंग करेगा, रेगुलर डिक्रीजिंग करेगा, या सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो शायद वो उस तरह का प्रॉपर्टी शो ना करे। ठीक है। तो इन्हीं सबसे इन्होंने कुछ लॉ दिया। तो क्या था मेंडलीव का, हाँ मेंडलीव का लॉ। ठीक है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या क्या इस कॉन्सेप्ट से किस तरह का लॉ दिया। तो इन्होंने क्या लॉ दिया, उस कॉन्सेप्ट से, उस इन्होंने थ्योरी दिया था उसी थ्योरी से उन्होंने क्या लॉ दिया, इन्होंने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। मतलब जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो जो रिपीटेशन शो करेगा या फिर रेगुलर इंक्रीजिंग या रेगुलर डिक्रीजिंग जो शो करेगा वो तभी करेगा जब उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के, है ना, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अरेंजमेंट में लगाएंगे, तभी वो कुछ ना कुछ, ठीक है, वो सिमिलरिटीज शो करेगा। या तो वो रेगुलर इंक्रीज करेगा, रेगुलर डिक्रीज करेगा, या कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो यही इनका मेन लॉ निकल के आया उनके कॉन्सेप्ट से। और इसी लॉ के मदद से मेंडलीव ने एक टेबल बनाया जिसको के नाम दिया गया मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। और इनका कहना था कि इस टेबल के बारे में इनको सपना आया था, सपने में इनको मतलब नॉलेज मिला और ये टेबल बनाए। तो ऐसा तो होता नहीं भैया कि किसी को सपना तो आता नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट पे, इस काम पे, इस फील्ड पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, इसलिए शायद इनको सपना आया होगा। और इस बात में कितना सच्चाई कितना झूठ है हमें तो नहीं पता, बट इन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू में कहा था कि इनको सपना आया था कि पीरियोडिक टेबल के बारे में कि ऐसे ऐसे करो, इस तरह पीरियोडिक टेबल बनेगा। ठीक है। और तभी इन्होंने उठ करके ड्रॉ करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो अगर रियल में हम लोग को अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखना है तो उसके लिए नेट पे जाकर विकिपीडिया में हम लोगों को देख सकते हैं। बट हम लोग जो भी लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल, वो रियल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं, जो मेंडलीव साहब ने बनाया था वो वैसा पीरियोडिक टेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग सिंबल्स और वर्ड्स का यूज किया था। बट इसको पढ़ने की सुविधा के लिए अच्छे समझ में आ सके सभी को, तो इसमें कुछ एडिटेड किया गया, मतलब है वही, बस कुछ एडिट किया गया ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो इसको मतलब पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया गया, कुछ और भी तो कहा जा सकता था, फिर मेंडलीव ने इनको पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि हम लोग जान रहे हैं एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी या सेम रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, वो या इंक्रीज कर रहा है फिक्स टाइम के बाद, या डिक्रीज करेगा, या सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। तो एक पीरियड के बाद ही ना कुछ हो रहा है, जो भी सिमिलरिटीज या फिर हम लोग को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या जो भी हम लोग को परिवर्तन देखने को मिल रहा है एक पीरियड के बाद मिल रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पीरियोडिक।
ठीक है, क्योंकि एक पीरियोडिक के बाद ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और टेबल इसलिए क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में है, इसलिए मेंडलीव ने इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा। इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम बनाए गए हैं और 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए गए हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो 8 बनाया गया है, तो वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नाम दिया ग्रुप, ठीक है, तो मतलब 8 ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम जो इन्होंने बनाया है, इनको इन्होंने नाम दिया पीरियड। क्या नाम दिया उनको इन्होंने? पीरियड, ठीक है। तो इनका टेबल जो पीरियड को इन्होंने दिया, इनका कुछ फीचर्स था, ठीक है, बहुत फीचर्स था कि इन्होंने जो पीरियड बनाया तो उनका क्या मतलब तात्पर्य, क्या कंक्लूजन निकलता है इनका इस पीरियोडिक टेबल से, क्या फीचर्स है। तो आइए हम लोग उस पीरियोडिक टेबल के बारे में, हम लोग इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में हम लोग, तो फीचर्स क्या थे इनके मतलब पीरियोडिक टेबल का। इन्होंने पहले एक जो वर्टिकल कॉलम बनाया उनको ग्रुप में बांटा, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप बनाया। और फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये क्या है, तो ये ग्रुप में सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मतलब पहले ग्रुप को 2 सब ग्रुप, यानी कि ए ग्रुप और बी ग्रुप, दूसरे को ए ग्रुप बी ग्रुप, तीसरे को ए ग्रुप बी ग्रुप, चौथे को ए ग्रुप बी ग्रुप, पांचवें को ए ग्रुप बी ग्रुप, और छठे को ए ग्रुप बी ग्रुप, और सातवें को ए ग्रुप बी ग्रुप, और आठवें को बिल्कुल नहीं बांटा है, ठीक है। तो 8 वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या बोल दिया? ग्रुप बोल दिया, और उस एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 7 तक डिवाइड सब ग्रुप बनाया है, लेकिन 8 में बिल्कुल नहीं बनाया है, ठीक। अब एक इन्होंने क्या बताया कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सेम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वो शो कर रहे होंगे। और उसमें भी सब ग्रुप में उन्होंने उस 2 एलिमेंट को रखा है जो मतलब कि बहुत ज्यादा सेम हो। तो जो बहुत ज्यादा सेम है उसको इन्होंने क्या किया, एक सब ग्रुप में डाल दिया, और जो सेम है, जो कुछ हद तक सेम है, उसको क्या कर दिया, मतलब एक ग्रुप में बना दिया। जो बहुत ज्यादा सेम है मतलब वो एक सब ग्रुप में डाल दिया उन्होंने, और जो औरों से भी मिलता जुलता है, जो और से भी मिल रहा है, उसको तो एक ग्रुप में बना दिया, ठीक है, किया है, ठीक। और क्या दूसरा फीचर्स क्या है इनके पीरियोडिक टेबल का? सेम सब ग्रुप प्रॉपर्टीज सिमिलर एंड सेम ग्रुप वैलेंसी सेम। मतलब जो सब ग्रुप में जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी टोटली तरह से क्या करेगा, पूरी तरह से मैच करेगा। और जो एक ग्रुप का जो ये ग्रुप जो है फर्स्ट ग्रुप, इसका जो वैलेंसी है सभी का सेम होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन का जो है, अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो लिथियम का भी 1 ही होगा, सोडियम का भी 1 हो गया, पोटेशियम का भी 1 ही होगा। दूसरे ग्रुप का वैलेंसी अगर 2 है तो सबका वैलेंसी क्या होगा, 2 ही होगा। तीसरे ग्रुप का अगर 3 वैलेंसी है तो सबका वैलेंसी क्या होगा, सेम 3 ही होगा। चौथे का 4 है तो सबका क्या होगा, 4 ही होगा। बट पांचवें का 5 नहीं होगा, पांचवा का फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 8 ग्रुप है, तो पांचवा नंबर ग्रुप है, तो 8 में 5 डिवाइड कर दिए, 8 में माइनस कर दिए, कितना बचा, 3। छठे का क्या हो जाएगा, 2, और सातवें का क्या हो जाएगा, 1 वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया पूरी तरह से कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबका वैलेंसी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और जो सब ग्रुप में जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। और एक ग्रुप में जितने एलिमेंट है सबका प्रॉपर्टी तो मैच करेगा ही करेगा, लेकिन जो सब ग्रुप में है वो टोटली मैच करेगा, वो बहुत ज्यादा मैच करेगा। और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका क्या होगा, वैलेंसी कॉमन होगा। और इनका क्या फीचर्स है आइए जानते हैं। हाँ, तो अब अगला फीचर्स क्या था पीरियोडिक टेबल का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो मतलब वर्टिकल कॉलम था इनको उन्होंने ग्रुप बताया, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम था उसको इन्होंने पीरियड कहा। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम इक्वल टू पीरियड। और इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही, क्या कि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, यानी देखिए मेरा लेफ्ट हाथ है, ये राइट हाथ है, तो जब लेफ्ट से हम लोग राइट की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा। जैसे लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। तो जब लिथियम से हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्लोरीन तक, तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो, जो एलिमेंट है वो मेटल से नॉन मेटल की ओर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिथियम का मेटेलिक प्रॉपर्टी 100% है तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, हम लोग पूरी तरह की मेटेलिक प्रॉपर्टी आगे बढ़ते जाएंगे। अगर पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो हम लोग मेटल से नॉन मेटल की ओर बढ़ जाएंगे, मेटल से नॉन मेटल की ओर वो ट्रांसमिट कर जाएगा, वो चेंज
हो जाएगा। तो ये भी इनका एक बहुत ही बड़ा फीचर्स था। अब बात आता है कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी, इतने फीचर्स के बाद भी, इतनी शानदार पीरियोडिक टेबल के बाद भी क्या ये पीरियोडिक टेबल दुनिया के काम आने वाला था? इतने सारे एलिमेंट को जगह देने के बावजूद, ठीक है, क्या ये दुनिया के काम आने वाला था? और इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि हासिल करने के बाद भी क्या इनको मतलब नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था? तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए था, बट इनको नोबेल पीस प्राइज मतलब नोबेल प्राइज दिया नहीं गया, ठीक है। तो खैर वो तो बात की बात है। तो अब हम लोग आगे जानते हैं कि मतलब इतना कुछ डिस्कवर करने के बाद भी ये कहां तक हमारे उपयोग में साबित हो सका। तो हम लोग अब जानेंगे इस पीरियोडिक टेबल का मेरिट और कब क्यों ये असफल रहा। तो मेरिट और डिमेरिट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसका मेरिट के बारे में। हाँ, तो क्या थी मेरिट इनकी? पहला मेरिट क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट। पहला सबसे बड़ा जो इनका मेरिट था, जो उपलब्धि थी इनके लिए, कि उन्होंने जितना भी एलिमेंट था सबको ग्रुपिंग कर दिया, जो कि पहले ना डोबर्नियर कर सके और ना ही न्यूलैंड कर सके। बट इन्होंने जितना भी 63 वेल नॉन उस टाइम में जो एलिमेंट था सबको इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था इनके लिए। दूसरा, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, के बहुत 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 सनसनीखेज खुलासा था, सच में बहुत सनसनीखेज खुलासा। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो आप लोग डॉट डॉट देख रहे हैं, जो गैप देख रहे हैं, ये जो गैप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया? फ्यूचर एलिमेंट के लिए, फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया। इनको पता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत विद्वान थे। इनको पता था कि इन फ्यूचर लोग जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट का डिस्कवर करेंगे ही करेंगे, इसलिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया ताकि वो यहाँ पे आके फिट बैठ सके। अब एक क्वेश्चन कि सर यहीं पे पार्टिकुलर की जगह पे उन्होंने गैप क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने इंक्रीजिंग मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था। तो जब इधर से ये कॉपर जिंक से जब आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने देखा कि जिंक और टाइटेनियम के बीच एक बहुत बड़ा मास का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उसी डिफरेंस के कारण इन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ा, ठीक है। उसके बाद तीसरा इन्होंने सबसे जो इन्होंने कहा, ही प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और जब इन्होंने गैप छोड़ा था, उस गैप के माध्यम से जब एक ग्रुप का मैंने क्या होता है कि एक ग्रुप का वैलेंसी सेम होगा, कहीं ना कहीं सब ग्रुप का प्रॉपर्टी सेम होगा, तो उस अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट से इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए भी नहीं थे उनका इन्होंने प्रॉपर्टी पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि और इन्होंने एक मन धारण इमेजिनेशन के थ्रू एक नाम रख दिया, एक्का एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट होगा तो उसको बोल दिया इन्होंने एक्का एल्युमिनियम। एक्का एक संस्कृत वर्ड है जिसके इसका मतलब होता है उसके बाद वाला। तो एक्का एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम के बाद वाला, जो इन्होंने नाम रख दिया कि एक्का एल्युमिनियम तुम बनाओ, यानी जो भी बदले वो भी नाम हो जाए, ठीक है। उसका मैं प्रॉपर्टी तुम अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो डिस्कवर्ड अभी तक हुए भी नहीं है, इन्होंने पहले से उनके प्रॉपर्टी बता करके इन्होंने तैयार हो गए। तो ये सब इनका था मेरिट। और इतनी उपलब्धियों के बाद भी, इतनी मेरिट के बाद भी आखिर क्यों इसका पीरियोडिक टेबल, इनका पीरियोडिक टेबल सफल नहीं हो पाया, ठीक है, क्यों सफल नहीं हो पाया? तो आइए जानते हैं इनके पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट के बारे में। हाँ दोस्तों, तो क्या था इनका लिमिटेशंस, क्या था इनका डीमेरिट? पहला डीमेरिट इनका था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट का दो रूप, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग इंक्रीजिंग मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे, ठीक है। बट इन्होंने आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह ही नहीं दिया। इनका खुद मानना था कि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो एक पीरियड फॉर्म होगा और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। बट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं भी आइसोटॉप्स का जिक्र नहीं किया। जिस तरह क्लोरीन का 35 और 37 एटॉमिक मास होता है, तो इन्होंने क्लोरीन के लिए तो 2 बॉक्स नहीं बनाया, क्लोरीन को 2 आइसोटॉप्स को कहीं से भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। जब क्लोरीन का एक क्लोरीन Cl35 होता है, एक Cl37 होता है, मतलब क्लोरीन का एक जो रूप है वो 35 एटॉमिक मास का होता है और एक 37 का होता है आइसोटॉप्स इसका। तो इन्होंने कहीं भी अपने इस पीरियोडिक टेबल में इसका जिक्र नहीं किया, ना ही उनको प्लेस किया। तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या डिमेरिट इनके पीरियोडिक टेबल का यही था।
दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने कई जगह जो है पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इनके बावजूद इन्होंने इस रूल को कहीं कहीं पे फॉलो नहीं किया। जैसे यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि निकल का जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट से क्या है, कम है। निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, फिर भी यहां पे इन्होंने क्या किया, निकल को कोबाल्ट के बाद लिखा। ऐसा क्यों किया इन्होंने, इनका कहीं पे जिक्र नहीं मिलता है, इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन इसके पीछे नहीं दिया, बस प्रॉपर्टीज मिलाने के लिए इन्होंने कोबाल्ट को निकल के पहले कर दिया। बट निकल कोबाल्ट से कम एटॉमिक मास का होने के बावजूद क्यों मतलब आगे है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा डिमेरिट उभर के सामने आया। तीसरा, एक करेक्ट प्लेस फॉर हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन। हाइड्रोजन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है और पहले ग्रुप में सभी मेटल है, फिर भी मेटल ग्रुप में होने के बावजूद हाइड्रोजन एक नॉन मेटल था, फिर भी इसको क्या किया गया, हाइड्रोजन ग्रुप में डाला गया। तो ऐसा क्यों किया गया, इसका भी कहीं व्याख्या नहीं मिलता है। तो ये भी मेंडलीव का जो है पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा डिमेरिट रहा। तो ये सब डिमेरिट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अदरवाइज एक उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। हमको दीजिए आज्ञा, पढ़ाई करते रहिए, इस वीडियो से जुड़िए, आप लोग का ही भलाई है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, कहीं भी दिक्कत अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कहां दिक्कत आ रही है या फिर किस पॉइंट पे आपको डाउट है। मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।